तो देखो हम लोग फिर से अब एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग चीज़ों का हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और फिर से हम लोग देखना अब कितने अब हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, तब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। अब देखिए आप लोग कैसी चीज़ों को साथ साथ समझते चलते हैं और साथ में हाईलाइट करते चलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। देखिए मैंने पहले एनसीईआरटी का पहला लाइन ही है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable termed as resource। as जैसे मैंने बताया कि ये क्या होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, जो भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वो क्या रिसोर्स है, ठीक। और दूसरा क्या होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगला इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो हम ये तीनों पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। आप भी अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करते हुए चलें, ठीक। फिर से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने क्या बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ध्यान से समझाया था कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं। वी क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक। The process of transformation of things available in environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को अगर हम लोग चाहते हैं हम लोग उसे रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करें, तो हम लोग एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। किसके बीच में, ह्यूमन यानी हम लोग, टेक्नोलॉजी यानी जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ़ोन आपके लिए क्या अभी टेक्नोलॉजी है, ये फ़ोन हमारा, और नेचर हमारे अगल बगल जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचर। तो हम लोग उसके बीच में एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक। तो उसे हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं रिसोर्स में। ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जो भी चीज़ें उन रिसोर्स के रूप में यूज़ कौन करेगा, रिसोर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म, ठीक। तो अगला है दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम एज अबव, जैसे मैंने समझाया। अगला, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई विल टेक एज ग्रीन, ठीक। तो पहले चार तरह में बांटा गया, 4 बेसिस पे बांटे गए। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक, किसमें, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, आप देख सकते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, on the basis of डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था डिटेल में। मैं दोबारा उन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कौन सी चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है उसके बेसिस पे हमने बांटा। उसके बेसिस पे हमने किस चीज़ों में बांटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर हमने बांटा था सोर्स क्या है उस रिसोर्स का सोर्स क्या हो सकता है, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। तो हमने उन दो बांटा, बायोटिक अबायोटिक को भी मैंने समझाया। बायोटिक क्या होता है, जिसका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे प्लांट हो गए, ये सब क्या है, फूड मिलता है हमें प्लांट से, वो हो गए। अबायोटिक क्या होगा, अबायोटिक वो सोर्सेज होंगे जिनका जो सोर्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे पेट्रोलियम हो गए, कोल हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मैंने बताया दिया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, मतलब ये जैसे ये मार्कर है, ये मेरा है, किसी और का तो है नहीं। दूसरा नेशनल रिसोर्सेज, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, पूरे देश के लोगों की हैं, पूरे देश के लोगों ने अपने बेनिफिट, मतलब जो सरकार है उसे पूरे देश के बेनिफिट के लिए बनाती है, वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे मैंने कुएं का एग्जांपल दिया, गांव के कुएं का, तो गांव के जो कुएं होते हैं उन्हें सभी लोग मिल के यूज़ करते हैं। जो भी लोग गांव के कुएं मिल के जिन्होंने बनाने में मदद की है वो सब मिल के उसे यूज़ करते हैं। दूसरा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मैंने इंटरनेशनल सी रूट के बारे में बताया। चाइना और इंडिया वाला एग्जाम्पल याद करो, चाइना से सामान इंडिया में आता है,
फिर से इंडिया किस रूट से आता है, तो कुछ वो ऐसी बाउंड्री से क्रॉस करता है जो ना ही चाइना की बाउंड्री होती है ना इंडिया की, तो क्या होगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक, अगला था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मैं इसे फिर से दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या तो आप वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए, या तो मैं छोटे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका मतलब जिनके हमारा सोर्स तो है, हम लोग उन्हें यूज़ तो कर सकते हैं बट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम, बहुत ही लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट्स में, जैसे राजस्थान और गुजरात में हम लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। डेवलप्ड हमें पता है कि वो कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो सकता है, कितनी उसकी चीज़ें जो यूज़ हो सकती हैं। अगला है स्टॉक। स्टॉक मैंने बताया टेक्नोलॉजी नहीं उसे एक्सेस करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, पड़ा हुआ स्टॉक बन के। मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, अगर हम उसे एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज़ करना चाहें तब। रिजर्व। अगला है रिजर्व। रिजर्व के बारे में मैं बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी, हम एक्सेस भी कर सकते हैं बट हम उसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम उसे रिजर्व बना के रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है रिसोर्सेज को लेकर, जिसमें रिसोर्सेज को बांटा हुआ है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स जो है वो बताया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या होता है, इनका कंटिन्यूस फ्लो बना हुआ रहता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, बायोलॉजिकल। इनका क्या होता है, एयर प्रोडक्शन के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं। इनका जो होता है एयर प्रोडक्शन के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ह्यूमन ले लो, फिर प्रोड्यूस करते हैं आगे, तब आगे की जनरेशन बढ़ती है। या कोई भी जानवर ले लो, वाइल्ड लाइफ ले लो, प्लांट्स ले लो, वो क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। उसमें देखो नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट से आगे दूसरा वाइल्ड लाइफ, सारे जानवर उनवर, हम भी वाइल्ड लाइफ नहीं आता। ठीक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दो तरह की आती हैं, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स। एक बार तुमने कोयला जलाया, जल गया, ख़त्म, ला तो वापस सकते नहीं हो दोबारा। लेकिन रिसाइकलेबल, जैसे तुम्हारा पॉलीथीन है, प्लास्टिक, तुम्हारे घर में प्लास्टिक यूज़ होता है, उसके ऊपर देखना RRR का सिंबल बना होता है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल का। वो क्या होते हैं, रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं। मेटल्स हो गए, लोहे हो गए। तुम्हारे घर में जो लोहा है वो सरिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, फिर से वही लोहे को गला के फिर से हम लोग किसी और चम्मच बना सकते हैं उस मेटल का, या कुछ और कर सकते हैं। ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा समझने वाला है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है स्ट्रक्चर्स, इसको दो पार्ट में बांटा गया, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी तो हम लोग सब समझते हैं कि किसी चीज़ की मतलब कैसा है वो, और क्वांटिटी कितना है वो। ठीक, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या है, बिल्डिंग्स हो गई हमारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये हमने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से ही बनाया है बट ये हमने बनाया है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मान लो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये क्या है, इंस्टीट्यूशन जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट दे रहे हैं, यही तो इंस्टीट्यूशंस है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। जो देखो, जो भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, सिंपल। उसके बाद से हम ये समझा चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बस एक बार पढ़ते चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज, क्या दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशर एंड लाइफ स्टॉक्स। ठीक, अगला है अबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, जैसे अबाउट फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब क्या है, इनमें पत्थर में तो कोई जान होती नहीं है, या जो मेटल्स हैं उनके अंदर तो कोई जान होती नहीं है, या ना ही उनके सोर्स में जिस सोर्स से वो बनते हैं उनके अंदर कोई जान होती है, तो क्या हो गया, हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये भी समझा चुके हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड आर रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यू, यहाँ पे रिन्यू शब्द दिया हुआ है, यानी कि दोबारा नया किया जा सकता है, तो यानी कि ये चीज़ें रिन्यूड हो सकती है, दोबारा बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अगला है द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, ये देख चुके हैं हम लोग, फिगर 1.2 में हमने देखा हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूअस में जैसे विंड, वाटर, और फ्लो में कंटिन्यूअस, इनका फ्लो बना रहता है, कंटिन्यूअस होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी ये लाइफ साइकिल, एक ह्यूमन लाइफ साइकिल में पॉसिबल है नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है, तो हमें नॉन रिन्यूएबल मान लेते हैं। बहुत लंबा टाइम लग रहा है, एक तरह से इम्पॉसिबल है दोबारा पा पाना। ठीक है, ठीक, तो हमें इन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये रिसोर्सेज है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं
दोबारा बनने में। तो मिनरल्स एंड फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, टेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मैंने बताया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। These are also owned by privately. These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by the government. ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे समझो तुम्हारा घर ये तुम्हारा है, इंडिविजुअल का है, तुम्हारा है, किसी और का तो नहीं है, कोई और तुम्हारे घर में आकर नहीं रह सकता है। तो ये क्या होगी, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, यानी इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया है। तुम्हारा रिसोर्स क्या सिर्फ तुम तक ही सीमित है, ये और कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो क्या होगा तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्स। अगला है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या होती है, मैंने बताया जैसे गांव का कुआं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे गांव में खेत होते हैं जहाँ पे लोग चराने लेके जाते हैं, वो सारे गांव के लोग वहीं पे चराने लेके आते हैं। तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। छोटे से मतलब कुछ थोड़े अमाउंट के लोग हैं, मतलब कुछ अमाउंट के लोग हैं, जैसे मान लो 50-60 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग मिलके उन्होंने अपना एक कम्युनिटी बनाया हुआ जो यूज़ करते, जो जिस उसमें भी रिसोर्सेज हैं वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे पार्क ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल। पार्क में जाते हो तो ऐसा नहीं कि वो पार्क सिर्फ तुम्हारे लिए है, पब्लिक पार्क जो है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम बैठ गए तो कोई और नहीं बैठेगा, सारे सोसाइटी के लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं। ठीक, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। प्ले ग्राउंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज देखो क्या होता है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ऐसा मत समझना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट ऐसे ही बोले कि नहीं ये मेरी, हम लेकर रहेंगे, ऐसे नहीं कर सकती है। अगर उसमें दिखता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से पूरे देश का भला होगा, पूरे देश के लोगों का भला होगा, तो उसे वो लेगी तुम्हें कुछ अमाउंट पे करके। मैंने अभी समझाया क्लियरली, तो नेशनल रिसोर्स है। ठीक, यू माइट हैव बीन रोड, तुम जैसे तुम हाईवेज देख लो, रोड्स देख लो, नहरें देख लो। ठीक, जैसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो अब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट पावर देती है, उनको कहती है कि ये लैंड एक्वायर करना है, तो वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तुम्हारे लैंड को एक्वायर करती बाय प्रोवाइडिंग यू सम मनी और हेल्प। ठीक, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक, लोग के बेनिफिट के लिए यूज़ होती हैं, पूरे देश के बेनिफिट के लिए यूज़ होती हैं। और ओशियनिक एरिया, ओशियन का 12 नॉटिकल माइल यानी 22 लगभग 22.2 किलोमीटर तक का एरिया, कोस्ट से, जो हमारा कोस्ट है, हमारा मान लो ये कोस्ट है, इसके आगे का जो भी एरिया होगा वो एरिया जो 22 किलोमीटर तक का एरिया में हम लोग, वो टेरिटोरियल वाटर होता है। उसमें जो वो जो रिसोर्सेज होती है देयर इन बिलोंग टू द नेशन, वो सारे रिसोर्सेज हमारे नेशन को बिलोंग करती हैं। ठीक, अगला है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, these are the international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual can utilize these without the concurrence of international institutions. मैंने जैसे बताया, अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तुम्हारे बाउंड्री से, तुम्हारे कंट्री के बाउंड्री से 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल आगे का जो एरिया है, तुम्हारे कंट्री का बाउंड्री है, इससे 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल आगे का जो एरिया है, यहाँ तक तुम्हारी बाउंड्री है। इसमें जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो तुम्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक, अगर इससे बाहर जो, मतलब दोस्त तुम्हारे कंट्री के 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो भी एरियाज़ हैं उनको तुम यूज़ करना चाहते हो, तो तुम्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन की ज़रूरत होती है। तुम उनके इंस्टीट्यूशंस की परमिशन लो, तब तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अगला है, एक फैक्ट दिया हुआ है काफ़ी अच्छा सा, यही मैं समझा रहा था। डू यू नो दैट द इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो, काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है। इंडिया हैज़ गॉट राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम बेड ऑफ द इंडियन ओशियन। ये जो जहाँ से हम लोग मैग्नीज निकालते हैं, मतलब जहाँ से हमें परमिशन मिला है निकालने को, वो हमारी इकोनॉमिक जोन में ही नहीं है, लेकिन तब भी हमें परमिशन मिला है कि हम लोग वहाँ से 200 नॉटिकल माइल के बाहर के एरिया से हम लोग वहाँ से मैग्नीज निकाल के अपने यूज़ के लिए ला सकते हैं। ठीक,
अगला है रिसोर्सेज का जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, उसमें अगला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये काफ़ी अलग समझा था, इसमें कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। ये रिसोर्सेज हैं जो किसी रीजन में पाई तो जाती हैं, यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बट हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Developed properly लिखा, ये नहीं कि है ही नहीं, यूज़ होती हैं लिस्ट अमाउंट में यूज़ होती हैं, बट पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल सकता है। अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइज। मैंने बताया ना, जो करंटली यूज़ हो रही हैं, जिनका हम लोग जो रिसोर्सेज जिनका हम जानते हैं कितना है, कब ख़त्म होगा, कैसा है, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। स्टॉक मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। मटेरियल्स देखो, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दिस एंड included among stock। हमारे पास, हमें पता है कि हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वाटर का ले, हमें पता है एनर्जी, हम लोग उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया, सिंपल से बना दिया, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतने बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारे जो वो है स्टॉक बन के रह गया है। ठीक, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर। Water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, but can be used as a rich source of energy. But we don't have the required technology know how to use them for this purpose. Hence, it is considered as a stock. Simple. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे एक्सेस करने की, बस हमें पता है कि हाँ यूज़ हो सकता है, हमने प्रैक्टिकल किया है, लैब में देखे हैं कि हाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमने अभी किया नहीं है। सो इसे अब साइड में ही रखते हैं। अगला है, तो हम इसे स्टॉक में रख देते हैं। Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। ये रिजर्व्स क्या होती हैं? रिजर्व्स वो होती हैं, ये सब स्टॉक का छोटा सा पार्ट मान लो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब इनसे एनर्जी बना सकते हैं, जो भी रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब यूज़ करने स्टार्ट ही नहीं किया है। River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized by only to a limited extent। जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, बट प्रेजेंटली इट इज़ यूटिलाइज्ड ओनली टू एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग उसको चाहते तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग लिमिटेड एक्सटेंट तक कर रहे हैं, मतलब ना के बराबर। एक तरह से मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसके बराबर में देखा जाए तो ना के बराबर है। तो हम लोग इसे यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but has not been started yet। ठीक, thus water in the dams forest is a reserve which can be used in the future। हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट हमने इसका यूज़ स्टार्ट ही नहीं किया है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज और में, इन दोनों में ये अंतर होता है, पोटेंशियल रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में करते हैं, हम लोग उसे ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन पोटेंशियल है उसके अंदर कि हम लोग ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। बट रिजर्व में भी पोटेंशियल है कि उनसे ज़्यादा बड़े कर सकते, बट हमने इसे स्टार्ट नहीं किया है, हमने रिजर्व को यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी मैं समझा चुका हूँ अच्छे से। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर, बट इट इज़ नॉट। मैंने बताया ये नहीं होता, हमें ह्यूमन इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, हमें पावर लगाना पड़ता है, हमें मनी पावर, ह्यूमन पावर लगाना पड़ता है उस रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बट ह्यूमन बींग्स भी तो एक रिसोर्स हैं, वो तो फ्री नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स यूज देम इंस्क्रिम, तो रिसोर्सेज फ्री नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। अगला है, उसके बाद से एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इससे क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जो हम लोगों ने इतना बुरी तरह से इसका इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। क्या हुआ है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों की लालच मिटाने के लिए हम लोग क्या किया, रिसोर्सेज उसके चक्कर में डिप्लीट होने लगे, ख़त्म होने लगे। अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स।
जो रिसोर्स है वो किसी लोगों के हाथों में बंद के रह गई हैं, मतलब उनका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है, बंद के रह गई एक तरह से। मतलब वो लोग अपने मन से यूज़ कर रहे हैं, इंडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके रख दिया है, वैसे हाल है। दैट इज़ हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। ये क्या करता है, इसी की वजह से ना तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर सबके मैंने समझा ना, तुम्हारे हाथ में सारे रिसोर्सेज दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, जैसे मन करेगा वैसे यूज़ करोगे, इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करोगे। तो अगला है, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर एंड सॉरी, मैंने जैसे अभी बताया, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, मैंने ये वहाँ पे नहीं बताया था, छोटा सा टॉपिक है। हम लोगों ने जिस प्रकार से इसका यूज़ किया हुआ है उस हिसाब से जैसे हमने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किया हुआ है, इससे क्या हुआ है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया। मतलब जो इकोलॉजी है हमारी, इकोसिस्टम, उसमें क्या हुआ है, छेड़खानी कर चुके हम लोग, उसे डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों ने। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ रही है। सिंपल सी बात है। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। अगला है, ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और करना भी चाहिए, इन सारी एक्टिविटी को मन लगा रहता है। अगला, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर इन्हीं रिसोर्सेज का अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता तो ग्लोबल पीस भी मेंटेन रहता और सब लोग को जितनी ज़रूरत होती उतना ही यूज़ करते हैं, तो क्या होता, सबके पास अवेलेबल होता, तो ना ही गरीबी और अमीरी का फ़र्क बनता और ना ही ये सब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन सामने आते हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि अर्थ के पास इतना सामान है कि वो हमारी नीड को पूरा कर सकता है, बट हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता। तो वही हाल है, हमें अपने नीड पे फोकस करना है, ना कि ग्रीड पर। ठीक, तो जिसकी वजह से अगर हम अपनी ग्रीड पे फोकस करने लगे, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो तो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पानी ज़्यादा, कहीं पानी कम है, ऐसे है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में ज़्यादा पावर है, कुछ के पास कुछ नहीं है, गरीब है। तो इसकी वजह से द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। ठीक, अगला, द रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ आवर। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है, इसीलिए हमारे लाइफ में रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग रिसोर्स का प्लान करें कि किस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितने तक यूज़ करना है। ठीक, अगला है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया, यहाँ पर दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सिंपल, इसमें क्या कहा गया है, सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट शुड टेक जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए डेवलपमेंट हो, प्लस हमारे आने वाले फ्यूचर को बिना डैमेज किए, यानी उनके फ्यूचर के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, उनके साथ बिना कोई भेदभाव किए हुए हमारा जो डेवलपमेंट प्रेजेंट का वो चलता रहे। ऐसे इसी को लेकर हमने एक रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट किया। अर्थ समिट में हम लोगों ने एजेंडा 21 बनाया। ये 1992 में हुआ था, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा देशों के लोग आए थे। मतलब लोग बोलते हेड, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आए थे ब्राज़ील में। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था और एजेंडाज बनाए गए थे। तो इन जून 1922 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रहे। दिसंबर लीडर्स, क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग आए, उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया, सबसे पहली बात इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी खत्म करना, ये सारी चीज़ें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्लांट लगाना, ये सब करना, इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। अगला है, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The Rio Convention endorsed the Global Forest Festival and adopted Agenda 21 for achieving the sustainable development in the 21st century. हमने रियो अर्थ जो समिट था, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में हम लोगों ने डेवलपमेंट को लेकर एजेंडाज बनाई हो। फिर से हम लोगों ने रियो कन्वेंशन हुआ। रियो कन्वेंशन में हम लोगों ने एजेंडा 21 बनाया
फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी तक के एंड तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये एक एजेंडा बनाया। उस एजेंडा 21 को आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। इन द इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में ये जो फैसला लिया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के जो सदस्यों ने मिलकर एजेंडा 21 बनाया, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, मैंने बताया वहाँ की राजधानी है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है? एम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक, मतलब इसमें सारे देश की भागीदारी होगी, सब देश अपनी जिम्मेदारी लेंगे, सब देश अपने देश को लेकर जागरूक रहेंगे, उनके देश में क्या हो रहा है उसके लिए अपना नया एजेंडा बना सकते हैं। उसको में इनमें क्या क्या पॉइंट थे? इन्वायरमेंट डैमेज से बचाना है, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, डिसीज़, क्रोनिक डिसीजेज जो मेजर थी उनको ख़त्म करना का ये था। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। मैंने समझाया कि हर लोकल गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा 21 बना सकती कि उसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हम यहीं तक NCERT पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग और लैंड रिसोर्सेज, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।